नमस्कार, हमारा खास कार्यक्रम नेताजी चलते चलते पावर्ड बाय उत्तम सिंह एकेडमी रीवा। हमारे साथ रीवा लोकसभा प्रत्याशी वर्तमान सांसद जनार्दन मिश्रा जी हैं। जनार्दन जी, कैसी तैयारी चल रही है? हमारी तैयारी तो जो चली रही। जनता की तैयारी बहुत तेज़ है और जनता पूरी तरह से तैयार है भाजपा के लिए, नरेंद्र मोदी जी के लिए, राष्ट्रवाद के लिए। 2014 का एक माहौल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लहर, देश भर में वो माहौल, बड़े मार्जिन से आप चुनाव जीते, लेकिन इस बार कुछ चुनौतियां भी खड़ी हुई होंगी। कोई चुनौती नहीं है साहब, इस बार तो गरीब खड़ा है साथ में। और गांव में तो आप कल्पना नहीं कर सकते कि किस ढंग से लोग नरेंद्र मोदी जी के बारे में सोचते हैं। ये शहर के लिए, हम लोगों के लिए जो बुद्धिजीवी हैं, उनके समझ से परे की चीज़ है इस बार जितना जो दिख रहा है। कांग्रेस का आरोप है कि जब से उनकी गवर्नमेंट आई है उसके बाद वो पुराने कामों का भी मूल्यांकन करे और न्याय योजना की बात कर दी। राहुल गांधी ने 72,000 रुपये देने की बात कर दी और उसको कंपेयर कर रहे हैं कि वो 15 लाख का क्या हुआ जो बीजेपी सरकार दे रही थी। नहीं, वो 281 करोड़ जो अभी बरामद हुआ है और उसका बता दें। और पंजाब में क्या किया इन्होंने किसानों के साथ, कर्नाटक में किसानों के साथ क्या किया, कितनी ठगी की। तो इसलिए ये सब कुछ ढकोसलेबाजी है। हमने जो किया ईमानदारी से किया, पूरे देश की मजबूती के लिए किया। दुनिया में हमारे नेता ने धाक जमाई हिंदुस्तान की, भारत की। और ये अब 3 महीने में 281 करोड़ तो मिल ही गया अभी मध्य प्रदेश में। और पंजाब के कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि नहीं, हम कोई कर्ज माफ़ नहीं करेंगे। और कर्नाटक वाले ने भी कह दिया कि हमारे पास पैसा नहीं, हम नहीं करेंगे। कमलनाथ ने भी कह दिया कि भैया चुनाव के बाद देखेंगे, अभी तो हमारे पास पैसा नहीं है। तो इसलिए इनका सब ढकोसलेबाजी है, बाकी कुछ नहीं है। अभी कांग्रेस की एक सभा थी, मैं वहाँ से कवर करके आ रहा था। रेलवे की बात हो रही थी, बार बार बताया जा रहा था कि ट्रेन की बात हो रही है। बार बार सांसद जी इंटरव्यूज़ में कह रहे हैं कि ट्रेन, हम ये नई ट्रेनें लेके आए। लेकिन उनका कहना है कि ट्रेन तो सुंदरलाल तिवारी जी जब सांसद थे तब लेके आए थे। ये नई उपलब्धि क्या कर रहे हैं? नहीं तो अब सुंदरलाल जी तो अब इस दुनिया में नहीं है, इसलिए बहुत कुछ कहना ठीक नहीं है। पर सुंदरलाल जी लेके आए तो वो चली कहाँ। 5 साल सुंदरलाल जी रहे, फिर 5 साल देवराज जी रहे। तो 10 साल के दरमियान तो न रीवा राजकोट दिखी, न रीवा नागपुर दिखी, न रीवा बड़ौदा दिखी। और ये जो इंदौर में चेयर कार थी वो भी स्लीपर कार में नहीं बदल पाई। तो 10 साल पहले कहीं किसी कोठी में छिपाए थे, रौसर में छिपाए थे, कि त्यूनी में छिपी थी, कि अमहिया में वो ट्रेनें छिपी हुई थी। ये तो अब ये उम्मीदवार जो होंगे वो बताएंगे। बाकी जनता के सामने तो अभी 5 साल के अंदर ही हुआ है। कांग्रेस की ओर से प्रत्याशी हैं सिद्धार्थ तिवारी। यूथ की बात बार बार होती है, यूथ लीडरशिप की बात होती है, युवा मतदाता की बात होती है। तो वो लगातार भाषणों में उन्हीं चीज़ों को एजेंडा बना के काम कर रहे हैं। इसको किस तरह से आप देखते हैं, कितनी गंभीरता से लेते हैं? यूथ बनाम आपकी लड़ाई। यूथ बनाम पाकिस्तान की लड़ाई है, यूथ बनाम चाइना की लड़ाई है। इस देश का यूथ ही लड़ रहा है इस वक्त ये टुकड़े टुकड़े गैंग से। और ये लोग अगर यूथ की बात करते हैं तो कन्हैया कुमार इनका आइकान होना चाहिए। कन्हैया, उनसे पूछे ना कि कन्हैया कुमार उनका आइकान है क्या। ये जेएनयू के, ये तो वहीं दिल्ली में ही रहते हैं अधिकतर, रीवा तो पहली बार आए हैं यहाँ। तो ये जेएनयू वाले गैंग में हैं कि किस गैंग में हैं, इनसे पूछे। और यूथ है तो इस बार देश की चिंता कर रहा है, उसको देश की अखंडता और एकता के प्रति वो चिंतित है यूथ, कि अगर ये भाजपा और नरेंद्र मोदी को अगर उसने ताकत नहीं दिया तो ये तो सेना को वापस कर लेंगे बॉर्डर से, कश्मीर से सेना वापस हो जाएगी, राष्ट्र 2 का मुकदमा वापस होगा। तो ये कन्हैया कुमार वाले यूथ गैंग के हैं कि किस गैंग के हैं, इनसे पूछिएगा आप जरा। एक चीज़ और सांसद जी, जब भी विकास के पैरामीटर पे बात होती है, जिस तरह से कांग्रेस की सरकार बनने के बाद वो अटैकिंग मोड में आए, हालांकि विधानसभा में वो सारी सीटें यहाँ हार गए थे, लेकिन अब वो बता रहे हैं कि एक प्राइम एजेंडा था, वो स्वच्छता के ब्रांड एम्बेसडर बन के रह गए, उसके अलावा कुछ नहीं हो पाया। इसका क्या कहेंगे? 406 करोड़ रुपए सतना से रीवा के लिए डबलिंग का, रीवा से सिंगरौली रेलवे लाइन के लिए 14 करोड़ रुपए मिले थे जब 2014 में, और आज 200 करोड़ 500 करोड़ रुपए मिल रहे हैं और तमाम में काम हो रहा है। 4 ट्रेनें आई,
रीवा से वाया मिर्ज़ापुर वाया हनुमना रेलवे का सर्वे हुआ। डभौरा सुअर खाने की तरह था वो डभौरा का रेलवे स्टेशन, उसको झांसी से इलाहाबाद में बदलवाया। झांसी से इलाहाबाद में बदलने के बाद उसका जो रिटायरिंग रूम है रीवा के रेलवे स्टेशन से बेहतर रिटायरिंग रूम है। और छिपरा चली, छिपरा गाड़ी रुकी और रीवा से चित्रकूट से इलाहाबाद वाली गाड़ी रुकी। सतना में 2 प्लेटफार्म है, रीवा में 5 प्लेटफार्म मंजूर हुए हैं। स्केलेटर मंजूर हुआ है, लिफ्ट मंजूर है। तो बाकी रीवा 5 साल पहले रीवा का रेलवे स्टेशन और आज के रीवा के रेलवे स्टेशन का चेहरा देख लीजिए। उड़ान में आ गया रीवा, हवाई अड्डे का नोटिफिकेशन हो चुका है, भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई होने वाली है। और अब रीवा से भोपाल 5,000 रुपये में उड़ने के लिए 2,500 रुपये मोदी जी देंगे, मोदी जी की सरकार, और 2,500 रुपये आप लगाइए रीवा से भोपाल उड़िए। वो अब तो कंपनियां अपना बोली लगा रही हैं, जो बोली लगेगी, जिस कंपनी को हवाई जहाज़ उड़ाने का परमिशन मिल जाएगी वो हवाई जहाज़ उड़ाएगी। तो रेल का ये, सड़क का ये, सड़क का 4 लेन रीवा से किसी भी दिशा में चले जाओ आप, 4 लेन सड़क है। फिर आप चले जाइए, ये 72 किलोमीटर की पट्टी है, करियाझर से कारी कांच तक अंतिम गांव है। यहाँ कनेक्टिविटी नहीं है, मोबाइल आप वहाँ का आदमी किसी पेड़ की डाल में चढ़ के मोबाइल यहाँ आपके यहाँ टेलीफोन करता है, या किसी पहाड़ी की चट्टान में। तो वहाँ 4 टावर लग रहे हैं। एक शुरू हो गया पिपराही वाला, 2 बीरादेई और सरदमन का करीब करीब चालू स्थिति में है, और अंधवा खोली वाला भी करीब 2 महीने बाद शुरू हो जाएगा। इसलिए वो 72 किलोमीटर की पट्टी पूरी जो मोबाइल कनेक्टिविटी है उससे हो जाएगी। FM रीवा में, पासपोर्ट कार्यालय, और रीवा में जो रेलवे की बुकिंग काउंटर खुले हैं सिरमौर में, मऊगंज में और रीवा में 3 बुकिंग काउंटर खुले हैं। और राजस्व के मामले में ये दूसरे नंबर के बुकिंग काउंटर है हिंदुस्तान में। ये DRM का कहना है, यहाँ जो रेलवे के अधिकारी आए थे। तो अगर सुविधा उससे नहीं मिली है तो ये इनमें राजस्व कहाँ से आ रहा है? रोजगार और कृषि। कृषि तो सिंचाई, रोजगार भी कृषि आधारित रोजगार पहली प्राथमिकता है। रीवा को हमने प्याज के हब के रूप में चिन्हित करवा दिया है। ये प्याज का मुख्य उत्पादक जिला है, और इस ज़िले में प्याज के संरक्षण का अभी कोई ये स्ट्रक्चर नहीं है। और प्याज के संरक्षण को आप 6 महीने रख सकोगे, साल भर रख सकोगे, लेकिन वो संभव नहीं है उतना। इसलिए प्याज का पाउडर बने, प्याज की क्रीम बने। एक लड़का 4 गांव 6 गांव के बीच में वो प्लांट लगाए, उसमें कम से कम 8-10 लोगों को रोज़गार मिलेगा। और प्याज का वो जो 6 महीने किसान नहीं रख पाता, वो प्याज की वो पाउडर और क्रीम 2 साल 2.5 साल तक चलेगी। ठीक है। तो इससे किसान के पास पैसा आएगा, बच्चों को रोज़गार भी मिलेगा। इसके साथ ही दूध के लिए जो मैंने काम किया है कि गायों की नस्ल सुधार हो, और ये गाय जो हमारी 4 लीटर दूध देती है, ये 40 लीटर दूध कैसे देने लगे, इसके लिए इस वर्ष 720 करोड़ रुपए मिले। 4 से 60 मिल रही है साहब। ये कांग्रेस के लोगों ने लूट लिया इस मुल्क को। ये जो हमारे गाय का जो दूध है, दुनिया का सबसे ज़्यादा सबसे अच्छा क्वालिटी वाला दूध है। ये जर्सी ले आए फ्रांस से, और वो 0 डिग्री वाली जर्सी 48 डिग्री में मर गई, वंशनाश हो गया। और जब जर्सी आई तब से किसानों ने ये जो देसी गाय है, इससे इनका मोह भंग हुआ और छोड़ने लगे। और उसी समय जब इस देश ने इस जर्सी अफ्रीका और अफ्रीका जर्सी ले गया, ये गिर ले गया, और इजराइल साहिवाल ले गया। अफ्रीका ने ब्राज़ील ने 1 का 4 का 60 किया, और साहिवाल को इजराइल ने 4 का 40 किया। और हिंदुस्तान का जो बेस्ट क्वालिटी का दूध है, वो ख़त्म हो गया हमारी गाय का। हम उसके लिए प्रयास कर रहे हैं कि ये 4 लीटर वाली गाय 40 लीटर, 20 लीटर, 15 लीटर दूध देने लगे, तो यहाँ दूध के
उत्पादन की अपार संभावना है। यहाँ सिंचाई है, पानी है, धरती के नीचे भी पानी आ जाएगा। ये मतलब हब बनाने की आप बात कर रहे हैं। दूध का हब और प्याज का हब। दूसरी चीज, आपने अभी टुकड़े टुकड़े गैंग की बात की। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने कहा कि बीजेपी की सरकार बनी तो बातचीत की संभावनाएं बनेंगी। ये क्या बात हुई? वो तो इमरान खान के दिल से पूछे धड़कता है उसका। मोदी का नाम सुनते ही उसका दिल कांपने लगता है, हार्ट फेल हो जाएगा उसका। ये तो सपोर्ट करने के लिए ही है। ये वो क्या है, कौन सा है वो, प्रतोदरा, और वो एक दूसरा वाला कौन है वो जो भी वहाँ पाकिस्तान का काम करता है, उनका आइडियोलॉग है कांग्रेस का। इन सारे लोगों को बताइए, उन्होंने सलाह दिया कि तुम ये बोलो, तुम पाकिस्तान कांग्रेस के घोषणा पत्र पर ताली मत बजाओ, कांग्रेस के घोषणा पत्र को बेहतर मत कहो, नहीं तो वहाँ जमानत जब्त हो जाएगी। यहाँ तो एक वोट एक सीट भी नहीं मिलेगी। इसलिए ये सारा प्लान की तरह हो रहा है। आप इस मुल्क को बचाने का काम आप सब लोग करें। मेरा आपसे भी आग्रह है, पूरे मीडिया जगत से आग्रह है, एक एक नागरिक से आग्रह है कि इस मुल्क को बचाने का काम करिए। बाकी तो दुनिया है, राजनीति है। एक आखिरी सवाल की ओर बढ़ रहे हैं। एक बहुत बड़े राजनीतिक घराने की पृष्ठभूमि से कांग्रेस कैंडिडेट हैं, श्रीनिवास तिवारी के पोते हैं, सुंदरलाल तिवारी के बेटे हैं। एक भावनात्मक पक्ष उनके साथ जुड़ने की संभावना है, इसे किस तरह से देखते हैं? ये देश को बचाने का काम करना है। एक और भारत के प्रति भावनात्मकता है कि देश टूट रहा है। देश को तोड़ने के लिए ये जो सारी शक्तियां लगी हुई हैं, तो देश को बचाना है कि क्या करना है। और भावनात्मक मुद्दे जब इस तरह की परिस्थितियां हो, राष्ट्रीय अस्मिता का जहां सवाल हो, राष्ट्र की सुरक्षा का सवाल हो, तो बाकी सारे प्रश्न गौड़ हो जाते हैं। तो ये सब मुद्दा नहीं रह गया है। लेकिन वो तमाम जो उनकी सभाएं हो रही हैं, जिस तरह से लोग वहाँ इकट्ठे हो रहे हैं, तो सिर्फ एक ही बात हो रही है कि युवा नेतृत्व। इसका क्या काउंटर है? युवा नेतृत्व हमारे साथ दौड़ ले, हमारे साथ गांव-गांव चल ले। युवा नेतृत्व जितने युवा थे, सुंदरलाल जी भी जब सांसद थे तो युवा थे, और मैं आज तब वो 500 गांव भी नहीं गए होंगे, और मैंने इस उम्र में 2817 गाँव में से सारे गांव घूम चुका हूं। सारी नगर पंचायतें हैं 15-15 वार्ड की, हर वार्ड में जा चुका हूं। 45 वार्ड का नगर निगम है, उसमें 2 चक्कर जा चुका हूं। 10 बजे घर से निकलता हूं, 2 बजे रात लौटता हूं। तो ये पब पार्टी वाला काम नहीं है, उससे काम नहीं चलेगा। इसमें तो खून लगाना पड़ेगा साहब, इसमें खून लगाना पड़ेगा। ये सहेलियों के साथ, दोस्तों के साथ घूमने वाला काम नहीं है, ये तो सर कटाने वाला काम है। इसलिए ये सब चीज़ें नहीं चलती हैं। और मैं आज अब वो उनके बाबा नहीं हैं, पिता नहीं हैं, उनको टिकट मिला है, वो अपना प्रचार करें, लेकिन जनता पूरा जो बैकग्राउंड है वो भी तो देखेगी ना। पूरा बैकग्राउंड भी जनता देखेगी कि ऊपर की ओर कैसा था। आपने प्रत्यक्ष रूप से आरोप लगाए थे पहले, क्या सुंदरलाल के ऊपर भी आपने आरोप लगाए थे विधानसभा चुनाव के पहले कि वो भी हिसाब दें और तमाम चीजें। वो उस समय जीवित थे, तो मेरा पूछना उनसे ड्यूटी थी। तिवारी जी से भी मैं जिलाध्यक्ष था, उसके श्रीनिवास जी से भी पूछता था कि त्यूनी में तो आपके पिताजी के पास 15-25 एकड़ 50 एकड़ ज़मीन थी, और वो भाइयों में बटी, और उसके बाद ये इतना सारा कहाँ से आ गया। वो जीवित थे तो पूछता था, आज वो नहीं हैं तो अब कहने में थोड़ा संकोच होता है। अपनी मर्यादाएं हैं, अपना शिष्टाचार है, और इतना तो अपने को एक जो विरासत में अपनी पार्टी से, अपने परिवार से एक जो शिक्षा मिली है कि जो इस दुनिया में नहीं है उसके बारे में गड़े मुर्दे उठाड़ने से कोई मतलब नहीं है। इसलिए वो चीज़ें नहीं, लेकिन जनता तो अभी पूछेगी, जनता तो भी पूछेगी कि भैया ये कहाँ से, कैसे, कब, 15-20 साल में इतना कैसे, तो जनता पूछेगी। पर मैं उनके पिताजी के बारे में, उनके बाबा जी के बारे में
कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। उस दुनिया में नहीं है, वो जहाँ भी हों ईश्वर उनको सदगति दे। बाकी राजनीति है, यहाँ अपन जनता निपटेगी। ठीक है। ये हमारे साथ थे, ये हमारे साथ थे सांसद जनार्दन मिश्र जी, वर्तमान में फिर से एक बार प्रत्याशी हैं। अब देखना ये होगा कि परिणाम किस दिशा में जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।